नमस्ते, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने धर्मनगरी के उमरी गांव में संत रविदास धाम भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मंत्री बनवारी लाल, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल परमार समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 गुना ज्यादा वोट मिलने का दावा किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरु रविदास महाराज का भव्य स्मारक भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि पर बने, ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से यहां पहुंचा। आने वाले समय में हमारे यशस्वी तपस्वी आज ऐसे महान संत की इस आधारशिला को रखने के लिए जहां पर उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होगा, उस मौके के ऊपर जब हम एकत्र हैं तो आदरणीय मनोहर लाल जी भी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल वो करनाल से दे करके भेजा है और आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे कि पूरे देश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी की जो नीतियां, जो योजनाएं, जिसका पूरा लाभ हरियाणा को मिला है, आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर वो नीतियां, योजनाएं घर घर पहुंचेंगी। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, ये मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। आज मैं जब देखता हूं कि हरियाणा के अंदर आज एक तरफा माहौल, और जब ये चुनाव रिजल्ट आएंगे, जब 2019 के अंदर जितने वोट मिले थे उससे भी 3 गुना ज्यादा वोट दे करके हमारे 10 के 10 कमल के फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। ऐसी ऐसी योजनाएं वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली हैं कि जिसका गरीब व्यक्ति को लाभ मिला है। आज वो परिवार जिनकी चिंता नहीं होती थी, मैं देख रहा था, मैंने एक लाइन पढ़ी है कि मनोहर लाल जी ने ऐसी नीतियां बनाई है कि हरियाणा प्रदेश के 12 लाख से लोग जिनकी कोई चिंता नहीं करता था, उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम वो मनोहर लाल जी की नीतियों ने किया है। भाइयों, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमने बहुत परिवर्तन किए हैं और उसमें एक परिवर्तन किया है परिवार पहचान पत्र का। इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हम हर दिन प्रातःकाल जान सकते हैं कि आज हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग नए जुड़ गए, कितने भगवान को प्यारे हो गए। हर दिन गिनती आ जाती है। तो आज की गिनती में आपको बता रहा हूं, कल की गिनती में हो सकता 15-17 हजार लोग और बढ़ जाएं। हर दिन 15 से 20 हजार लोग अपने आप बढ़ जाते हैं। हमें तो इन सबकी सेवा करने का संकल्प लिया और उसमें भी खासकर जो गरीब समाज है। मोदी जी ने कहा कि जातियां सब भूल जाओ, 4 जातियां जो उनकी मान्यता उन्होंने दी, उसमें एक जाति है गरीब, एक जाति है युवा, एक जाति है नारी, एक जाति है किसान। तो ये जो गरीब है, इस गरीब का वो किसी भी दूसरे प्रकार की जो जातियां हमारे यहां चलती हैं उनको छोड़ करके गरीबों की सेवा, ये हमारा संकल्प है। 1,80,000 रुपए से नीचे वाले जो परिवार हैं वो सब मेरे लिए बीपीएल जिनको हम कह देते हैं, उनकी सेवा का संकल्प ये सबसे पहले लिया। सरकार की किसी भी योजना का जो लाभ है उनका पहला अधिकार इन लोगों को मिलेगा। ऐसी हमने योजनाएं बनाई हैं और मैं आशा करता हूं कि इन योजनाओं को लगातार हमारे नए मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से, सरकार के माध्यम से लगातार बढ़ा। और मध्य प्रदेश के पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने का कारण बताया।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने बीजेपी से लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी थी, लेकिन पार्टी ने मांग को नहीं माना। साथ ही दुष्यंत ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के सामने बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए करने की मांग भी की और इस मांग को भी सिरे से नकार दिया गया। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा चाहते हैं कि मैं चुनाव ना लड़ूं। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने नई सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग की। और मैं नई सरकार से ये आग्रह करता हूं कि एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है आज के दिन में, जो पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई थी, उसकी हमने गिरदावरी की एक्सटेंशन करी थी 15 तारीख। आज शाम को गिरदावरी की रिपोर्ट सारे जिलों से आ जाएगी। मेरा नए मुख्यमंत्री से ये आग्रह है, क्योंकि महकमे तो अभी तक किसी को दिए नहीं, तो सारे उन्हीं के पास है, कि इमीडिएटली जैसे हम करते थे, गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार इमीडिएटली कोड ऑफ कंडक्ट से पहले जितने हमारे फार्मर्स को क्षति हुई थी, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उनने रिपोर्टिंग करी थी, उनको मुआवजा अगले 20 घंटों के अंदर अंदर इशू करे। मैं आपको एक चीज बड़े अच्छे तरीके से कह सकता हूं कि हमने जो आखिरी एनडीए की हमारी चर्चा की मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये विषय रखा था कि 5100 रुपया पेंशन कर दो। आपके 10 सिटिंग एमपी हैं, हम 10 के 10 सीटों पर आपका साथ देने को तैयार। हमारा एक इशू पूरे घोषणा पत्र का जो हम पूरा नहीं कर पाए, वो हमारी मांग थी, उसको हमने रखा। उस इशू के ऊपर विचार के लिए समय मांगा गया और सुबह मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि सीएम रिजाइन करते हैं तो पूरी कैबिनेट रिजाइन हो जाती। मुख्यमंत्री जी ने रिजाइन किया, बीजेपी की बैठक हुई, सरकार वो पहले भी अकेले बना सकते थे, अब भी बनाई है। उस समय उनको हमारा सहयोग चाहिए था, उनने लिया। आज उनको लगा कि हम अपने दम पर बना सकते हैं, उन्हें बना ली। मेरे पास जो सुविधाएं थी विद इन आवर्स मैंने भी सारी रिटर्न कर दी। हुड्डा साहब से ये बयान दिलवा दो कि मैं उनकी मदद कर दूं, क्या हुड्डा साहब कहेंगे मेरी मदद कर? आरोप लगाना बहुत आसान है। आज के दिन पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनती है कि जनता की आवाज को उठाए, जनता की आवाज के ऊपर काम कर पाए। जननायक जनता पार्टी कोई बीजेपी या कांग्रेस या एनएलडी या लोजपा या बसपा या किसी और पार्टी के लिए नहीं बनी। भूपेंद्र हुड्डा तो इसलिए सोचते हैं कि मैं रोहतक कैंडिडेट ना उतारूं, दीपेंद्र चुनाव जीत जाए। मुझे नहीं लगता हमारा एक और वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने वन नेशन वन इलेक्शन का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश के संसाधनों, पैसों की बचत होगी। वहीं सीएए को लेकर अनिल विज ने कहा कि सरकार ने शरणार्थियों को जीने का अधिकार दिया है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी जिससे देश को निजात दिलाना बहुत जरूरी था। सारा साल इलेक्शन होते रहते हैं, कभी कोई होता रहता है, कभी कोई होता रहता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं, कई कई महीने कोई काम नहीं कर पाते हैं, और खर्चा भी तो कितना होता है। तो अगर ये पूर्व राष्ट्रपति जी के तहत जो कमेटी बनी हुई थी, उन्होंने काफी एक्सरसाइज करके ये एक फार्मूला बनाया है और राष्ट्रपति जी को पेश किया है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही वोटर लिस्ट। आप देखो ये कितनी बचत का, देश की बचत का, पैसे की बचत का ये कदम उठाया है और बहुत अच्छा कदम है। हर आदमी को इसका स्वागत करना चाहिए। मैं अपने दिल से इसका स्वागत करता हूँ। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय बात कर रहा है। वो
सीएए को अटैक कर रहा है। और सीएए हमारे देश में जो हमारे आसपास के 3 देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कर हमारे देश में आ गए, उनको कोई अधिकार नहीं था। उनको सरकार ने अधिकार दिया है, उनको जीने का अधिकार दिया है, अपने बच्चों का पालन पोषण करने का अधिकार दिया, वो नौकरियां कर सके अधिकार दिया है। अब इनको तो कोई भी अच्छा काम करो, इनको तकलीफ होती है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जिस चीज पर ये प्रतिक्रिया दें तो मैं समझता हूं कि अच्छा काम हुआ, क्योंकि इन्होंने तो अच्छे की ही कर रही है। और मंत्री कंवरपाल गुर्जर जगाधरी में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इसी बीच 3 युवाओं ने कैबिनेट मंत्री को आते देखा और बीच बाजार उनसे मुलाकात की। तीनों युवाओं ने कैबिनेट मंत्री से आशीर्वाद लिया और बताया कि बिना पर्ची खर्ची के उन तीनों को बिजली विभाग में नौकरी मिली है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने बताया कि बिना किसी भेदभाव के प्रदेश सरकार पूरी जनता को अपना परिवार मानते हुए उनके लिए काम कर रही है। और सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ने कहा है कि कांग्रेस मुझे अपना दुश्मन मानती थी, अब हम कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करते, अब हम मोदी जी के साथ हैं। और मनोहर लाल संत आदमी है, जिस तरीके से उन्होंने 9.5 साल प्रदेश की सेवा की है। हम 10 की 10 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करेंगे और मनोहर लाल करनाल लोकसभा से 10 लाख वोटों से जीतेंगे। आज हम देश के लिए, अपने हरियाणा प्रदेश के लिए, लोगों के लिए आने वाले समय में उनको तरक्की के रास्ते पर, समृद्धि के राह पर और प्यार प्रेम के साथ लेकर के आगे बढ़े हैं। तो इस सोच के साथ हम आए हैं और मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे नड्डा साहब का, अमित शाह जी का, हमारे मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, विप्लव देव जी का, सभी का। और सबसे बड़ी बात हरियाणा की और सिरसा की जनता का, जिनके साथ फीडबैक लेने के बाद और कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात करने के बाद उन्होंने मुझे पार्टी का। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कहा है कि कांग्रेस लोकसभा के लिए पूरी तरह से तैयार है। 18 मार्च को सीईसी की बैठक होगी, सर्वे के आधार पर मजबूत उम्मीदवार को टिकट मिलेगी। लोकसभा चुनावों पर चर्चा के लिए हमारे साथ है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी। सर, सबसे पहले तो लोकसभा चुनावों की बात करें। अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं तारीखों का ऐलान पे। शनिवार दोपहर 3 बजे का समय है, तारीखों का ऐलान होगा। कांग्रेस की क्या तैयारियां, चर्चाएं चल रही हैं? स्क्रीनिंग कमेटी हो चुकी है, अब 18 तारीख तक कहा जा रहा है। कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं, 2 लिस्टें निकल चुकी हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, सीईसी की मीटिंग चल रही है। 18 तारीख को सीईसी की मीटिंग, सारे प्रदेशों में जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई उनमें सबका डिस्कशन चल रहा है। जो सर्वे वगैरह हुए हैं उनको सारे को देख रहे हैं। सर्वे के आधार पर मजबूत आदमी आएंगे कांग्रेस के और बहुत जल्दी हमारा फैसला होगा। अंतिम प्रश्न है, ब्रिजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, ऐसे कुछ और लोग भी नाम में हैं क्या जिनकी टिकट भी कट सकती हो, या कुछ ऐसे लोगों का इंतजार है क्या पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए? ये कुछ संपर्क चल रहा है, चर्चा चल रही है? ये डिस्कस स्क्रीनिंग कमेटी में होगा, माइक पे थोड़े होगा। इसके बारे में क्या होगा ये तो वहाँ डिसीजन होगा। करीबन आप आंकड़ा बताते थे 36 पूर्व विधायक आए, अब एक सांसद भी आए, इस तरीके से और लोगों से चर्चा तो चल रही है, कुछ ऐसे नाम बताए जा रहे थे? नहीं, जो हमारे साथ आए हैं, जो हमारी पार्टी में है, उनको बराबर सम्मान है और उसमें जो भी विनेबिलिटी का जो उस पर खरे उतरेंगे, चर्चा करेंगे, उसमें जो भी मजबूत आदमी होगा, इनमें से भी हो सकता है और पहले वाले में से भी हो सकता है। हमारा मुख्य जो है उद्देश्य वो कांग्रेस की जीत हासिल करना है। तो आपका हो गया लगभग, पैनल अपनी तरफ से बनकर लिस्ट सौंप दी है? चल रहे हैं, पैनल अभी भी है और अभी तो हमारी मीटिंग चल रही है, कल भी मीटिंग है। धन्यवाद। तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, जिनका कहना है कि पार्टी जल्द अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। इन्होंने बाकायदा तमाम नामों पर चर्चा कर रहे हैं, हालांकि और भी लोग आ सकते हैं, अभी जो भी आ रहा है उनको भी उचित, इनका कहना है कि स्थान दिया जाएगा। इसको लेकर के भी पार्टी तमाम क्राइटेरिया का ध्यान रखे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्राइटेरिया देखा जा रहा है, जो विजेता होगा, जो उनका कहना मजबूत होगा, ऐसे लोगों पर भी पार्टी उनको मैदान में उतारेगी। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस हाईकमान से गुहार लगाई है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि मेरिट और सर्वे के आधार पर टिकट देनी चाहिए।
चुनावी माहौल और इस चुनावी माहौल में तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी में कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं पर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने अपनी 2 लिस्ट जो है जारी कर दी और कांग्रेस ने अपनी भी लिस्ट जो है जारी कर दी। लेकिन हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा लोकसभा में एक भी प्रत्याशी का नाम अभी तक उन्होंने उजागर नहीं किया। मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय यादव। यादव साहब से मैं जानता हूं, यादव साहब इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कल की बात करें तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें कहीं ना कहीं आचार संहिता जो है वो लगा दी जाएगी। चुनाव आयोग की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले अभी तक कांग्रेस ने एक भी हरियाणा की खासतौर पे मैं बात करूं किसी भी चेहरे का जो है सामने नहीं लेके आए। पहले तो इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट उस पर प्रश्न लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है। तो क्या अचानक से जो है आपने सीजीआई को हटा के और अपने नुमाइंदों को बिठाकर अपनी मर्जी के लोग लगा दिए, और उसमें अधीर रंजन चौधरी जी ने उस पर आपत्ति भी जताई है। कैप्टन साहब बीच में आप नाराज थे, वो प्रदेश प्रभारी हो या कांग्रेस के जो गुटबाजी थे उससे भी कहीं ना कहीं खफा थे और आपने भी कहा था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे गुड़गांव लोकसभा से। क्या अब जो पार्टी आप पे एक बार फिर विश्वास जताती है कि कैप्टन अजय यादव फिर मैदान में दिखेंगे? मेरा नाम पैनल में डाल दिया उन्होंने, कंसिडर कर रहे हैं, पार्टी का टिकट देके तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से कौन भागता है? पैनल की बात करूं तो एक नया नाम यानी कि पैरासूट कैंडिडेट की मैं बात करूं, राज बब्बर, वो भी कहीं ना कहीं पैनल में जरूर देखा जा रहा है कि गुरुग्राम से उनको जो है तैयारी कराई जा सकती है, उनको लड़ाया जा सकता है। राज बब्बर एक व्यक्ति का नाम जानता है गुड़गांव में, एक गांव का नाम जानता है। ये क्या एक तमाशा हो रहा है? जिस तरह एक डुगडुगी बजाता ना मदारी, लोगों का ध्यान बांटने के लिए कभी किसी का नाम डाल दो, कभी किसी का नाम डाल दो, ये हो रहा है और क्या हो रहा है। तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि चुनाव में जब ये उतरेंगे पार्टी पे विश्वास जताती है, तो जो अभी यानी वर्तमान में जो सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनकी कहीं ना कहीं उपलब्धियां जरूर जनता से पूछेंगे कि पिछले 10 साल में गुरुग्राम लोकसभा में ऐसे कौन से विकास कार्य कराए हैं जो उनके आधार पर वो वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव की मैं बात करूं तो गुरुग्राम लोकसभा में सबसे ऊपर जो नाम है वो इन्हीं का है। लेकिन एक पैरासूट कैंडिडेट की भी बात चली आ रही है जिसमें कि राज बब्बर का नाम है। अब देखना होगा कि पार्टी कैप्टन अजय यादव में अपना विश्वास जताती है या फिर राज बब्बर में। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीप के साथ संजय राठौर। वहीं कांग्रेस नेता ब्रिजेंद्र सिंह के बीजेपी जेजेपी पर निशाना साधते हुए बातें सामने आई हैं। ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी की स्थिति हरियाणा में ठीक नहीं है, कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में मजबूत है। और साथ ही ब्रिजेंद्र सिंह ने जेजेपी पर भी तंज कसा है। देखिए, मैं उस स्थिति से पार हो चुका था जहां इस गठबंधन का कोई मायने बचा हो। तो मेरा जो फैसला है वो गठबंधन के जुड़े रहने पे या टूटने पे आधारित नहीं है। और दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये गलतफहमी में मत रहो कि गठबंधन टूट लिया। गठबंधन अभी भी यूं ही चल रहा है, पर्दे के पीछे चल रहा है। उसका पहला उदाहरण आपको परसों जो विश्वास मत जो मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उसमें जिस प्रकार से जेजेपी ने अपने सभी विधायकों को 3 लाइन व्हिप जारी करके उसमें उपस्थित ना रहने के लिए जो एक निर्देश दिए, उससे स्वाभाविक है कि वो सरकार की मदद में आज भी तत्परता से खड़े हैं। उनकी बी सी डी टीम जौन सी भी वो हैं जो रोल अदा करना चाहती है। और मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का जायजा लिया है। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने धीमी गति से चल रहे काम को देखकर अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को चेतावनी भी दी है। और पूर्व कैबिनेट मंत्री और जेजेपी नेता देवेंद्र सिंह बबली ने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं संग मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि ज्यादा ऊर्जा के साथ क्षेत्र की जनता के लिए विकास कार्य करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 4.5 साल बीजेपी जेजेपी ने गठबंधन में बेहतर सरकार चलाई है और प्रदेश के हित में काम किए हैं। अब जेजेपी पहले से लंबी कूद के साथ आगे बढ़ेगी और टोहाना के विकास के लिए काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर को शुभकामनाएं भी दी।
और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। प्रदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिएगा इंडिया न्यूज हरियाणा।